Hello students, let's start with this chapter, cell cycle and cell division. In this chapter, we first discuss the two basic phases of cell cycle. And first one is, we know that is interphase. And another one is M phase, that is mitosis phase. Okay? अब हमें पता है कि ये दो इवेंट्स होते हैं. एम फेज में भी बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं और इंटरफेज में भी G1S एंड G2 फेज देखने को मिलता है. इसलिए हम कहते हैं कि इंटरफेज इज द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. ओके, तो इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज. इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि क्या इस फेज में सेल जो है वो रेस्ट कर रहा है? नो. और हमारा जो एम फेज है, इसमें एम फेज में दो इवेंट्स होते हैं, मेजरली दो इवेंट्स होते हैं. एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दैट न्यूक्लियर डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस. दैट न्यूक्लियर डिवीजन इज कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन. ओके, एंड अनदर इवेंट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. ओके, सो एम फेज दैट इज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस होने के बाद इसमें एक्चुअल में दो सेल का फॉर्मेशन होता है आफ्टर दी साइटोकाइनेसिस. ओके, सो इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल क्या करता है? एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है. ओके, तो यू मे आस्क कि एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है. तो यू मे आस्क कि मैम, अगर एक्चुअल सेल डिवीजन हमारा एम फेज में होता है एंड इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज, तो इंटरफेज का क्या काम है? इंटरफेज में हो क्या रहा है? इंटरफेज में सेल रेस्टिंग फेज में है, बट इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू डिवाइड इन द एम फेज. ओके, तो इंटरफेज में क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेल जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन. ओके, फिर क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेल का कंटिन्यूअसली सेल का ग्रोथ हो रहा होता है. सेल जो है डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग. सेल का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है. क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है. और इस फेज में क्या होता है? इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि बच्चे सोचेंगे कि एम फेज इज द एक्चुअल सेल डिवीजन फेज, तो जहां डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस भी एम फेज में होता होगा. बट नो, इंटरफेज इज द फेज जिसमें हम लोग डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज G1S एंड G2 फेज, जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है. फेजेस ऐसे बने हुए नहीं थे. सेल जो है वो प्रॉपर एक, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन सेल की बात करूं, तो सेल जो है इट टेक्स 24 आवर टू डिवाइड. ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है. ओके, क्या सारे सेल डिवाइड करते हैं? नो. सारे सेल का डिवीजन का टाइम सेम होता है? नो. इट डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, फ्रॉम सेल टू सेल. एक बॉडी में भी हमारा न्यूरॉन सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है. तो ये सब चीजें याद रखनी है. एक एग्जांपल है कि हमारा जो सेल है एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होता है एंड द रेस्ट फेज इज नोन एज इंटरेस्टिंग फेज. इसमें सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए. हमने ये पढ़ा कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करके एक्चुअल दो सेल का फॉर्मेशन करता है. ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरफेज है, इंटरफेज में जो डिफरेंट फेजेस है, दैट इज G1 फेज. अब G1 में क्या होता है? हमने पढ़ा है कि इंटरफेज में हमारा रेस्टिंग फेज है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज ग्रोइंग. तो क्या, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, G1 फेज में कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है. ओके, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एज द सेल एंटर्स द S फेज, ऑन द वे ऑफ एंटरिंग S फेज. ओके, नो रेप्लिकेशन इन G1, वेरी इंपॉर्टेंट. नो रेप्लिकेशन. ओके, एंड उसमें क्या होता है? सेल जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. और क्या होता है? सेल का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ. Okay, I'm so sorry for my writing. I'm using pentav here, so it's like okay. Next is S phase. S phase को we call it as synthesis phase. Synthesis phase में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, बट डीएनए डुप्लीकेट करता है. अभी कभी सिंथेसिस फेज, अभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है. तो आंसर इज बोथ. डीएनए डिवाइड भी करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन भी होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है इन दी एस फेज. ओके, तो इस फेज में हमने क्या पढ़ा? रेप्लिकेशन टेक्स फेज. रेप्लिकेशन टेक प्लेस. क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है? अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर हमारा G1 फेज में किसी डिप्लॉयड सेल का हम क्रोमोसोम नंबर 2C है, तो क्या एस फेज में क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा? नो, इट विल स्टिल बी 2C. इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो मैं बताऊंगी कैसे डीएनए डुप्लीकेट करता है. क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, बस डीएनए डुप्लीकेट करता है. अगर डीएनए हमारा 2C है तो ये चेंज होकर 4C हो जाता है. ओके, ये ओके. अभी एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन है कि एस फेज में इन एनिमल सेल में क्या होता है? इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो भी डुप्लीकेट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म. अभी सेंट्रियोल क्या है, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस इज सेंट्रियोल, जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, दैट इज सेंट्रियोल. तो एस फेज में क्या क्या अगर मेजर इवेंट्स देखें तो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, और हमारा एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है इन द साइटोप्लाज्म. ओके, अब अगर G2 फेज जो कि इंटरफेज का हमारा लास्ट पार्ट है. G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं ताकि सेल का जो है माइटोटिक डिवीजन हो सके. प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, अभी कौन किसके बीच का गैप है? यू नो दैट G2 इज द गैप बिटवीन S एंड M फेज, G1 इज द गैप बिटवीन M एंड S फेज. तो हमें पता है कि ये इवेंट इस तरह से चल रहा है, तो हम इसे इस तरह से कहेंगे. ओके, ये हमने देख लिया. अब क्या होता है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइम क्या है. ठीक है, टाइम वेयर इट इज, ओ गॉड, टाइम कितना लगता है हमारा S, G2, S, M एंड G1 में क्या क्या टाइम लगता है? तो दिस इज M फेज, दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2 फेज. ओके, तो हमें एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन है कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं. 24 आवर में 95% ऑफ द टाइम्स इंटरफेज ले लेता है एंड 5% ऑफ द टाइम में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है. तो दैट वी कंसीडर दैट 5% मींस कि 1 आवर, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में हमारा सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है. ओके, एंड हमारा G1 प्लस S, ओके सॉरी, G1 प्लस S प्लस जो G2 है, ये जो है 90
5% टाइम लेता है टू डिवाइड, टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवाइड। ओके, तो अब जैसे इसमें कंसिडर करते हैं कि हमें टाइम याद रखना है, नो हमें टाइम बिल्कुल याद नहीं रखना है, बट G1 फेज में इट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 आवर, ओके, एंड S फेज में 6 to 8 आवर, एंड G2 फेज इज 3 to 4 आवर। ओके, अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सबसे ज्यादा हमारा G1 लेता है, देन S लेता है, देन G2 लेता है, एंड देन M फेज लेता है, राइट। अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो अगर आप सोचते होगे कि वाई G1 इज टेकिंग टू मच टाइम, वाई G1 इज टेकिंग टू मच टाइम फॉर डिवाइड, लाइक इट इज टेकिंग 8 to 12 आवर्स। ओके, तो हम ये इससे डिस्कस करेंगे कि वाई G1 टेक मोस्ट टाइम, क्यों? ओके, तो G1 सबसे ज्यादा टाइम क्यों लेता है? इसका रीजन ये है कि G1 जो है उसमें G1 में जब सेल का ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो इसका जो रीजन है वो दो रीजन पर डिपेंड करता है। एक इंटरनल रीजन कि जीन डिसाइड करती है कि डिवाइड करना है या ये कहीं और किसी और फेज में तो एंटर नहीं करेगा, सेल को अरेस्ट तो नहीं करेगा, या एक एक्सटर्नल रीजन पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसे ठीक तरह से डिवीजन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दिस इज द मेजर रीजन। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट वेरिएबल फेज इन सेल साइकिल क्या होता है, तो आंसर विल बी G1 फेज। G1 फेज इज द मोस्ट वेरिएबल रीजन ऑफ द सेल साइकिल। ओके, अब हम देखेंगे कि G1 फेज में एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज M, दिस इज G1, S एंड G2। सॉरी, दिस इज G2। ओके, तो G1 फेज जो है, G1 फेज इज द गैप बिटवीन M एंड S, राइट। M एंड S के बीच में गैप होता है। इसमें होता क्या है? ग्रोथ होता है, ठीक है। G1 फेज में क्या देखा जाता है? ग्रोथ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, S फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यस। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यस। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि किस फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, दैट आंसर विल बी M फेज। M फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ओके, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन होगा। अब M फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता नहीं है, डीएनए हमारे पास ऑलरेडी है, इंटरवाइंड है, उसे हम दैट इज अनदर थिंग, बट प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता। तो G1 फेज में ग्रोथ होकर इसका मतलब है कि एंजाइम जो है एक्टिव होता है, इसमें एंजाइम एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या काम है? हमारा ट्रांसलेशन में काम है, डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है। अब G1 में सेल के पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे G1 में वो बहुत सारे चेंजेस मिल जाते हैं, तो सेल के पास ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है? G1 में सेल जो है या तो एंटर करेगा S फेज में, एंटर इनटू S फेज में एंटर करेगा, ठीक है। अगर वो G1 से S फेज में एंटर कर गया तो मतलब इट हैज टू डिवाइड, देयर इज नो ऑप्शन। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल में एडमिशन हमने ले लिया तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे ही। एक और चीज बता दूं कि आप बोल रहे हो कि मैम हमारा एक्चुअल सा डिवीजन M फेज में होता है, इंटरफेज में इतनी तैयारियां होती है, तो इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारे यहाँ शादी होती है तो एक्चुअल शादी एक दिन की होती है, बट उसकी प्रिपरेशन पूरे महीने चलती है, राइट। तो दैट प्रिपरेशन इज नोन एज इंटरफेस एंड द एक्चुअल शादी वाला दिन इज M फेज। ओके, यहाँ से समझ सकता है। तो मैंने क्या बोला, G1 फेज में सेल के पास क्या ऑप्शन होता है कि सेल जो है ये आइदर एंटर करे S फेज में, अगर वो S फेज में एंटर कर गया तो इट हैज टू डिवाइड, इट हैज टू डुप्लीकेट इट्स डीएनए एंड इट हैज टू गो फॉर माइटोसिस। ओके, या फिर सेल जो होता है वो परमानेंट होता है, हो जाता है, सेल बिकम परमानेंट। सेल परमानेंट होता है मतलब ये अब S फेज में एंटर नहीं करेगा। एंड एक ऐसा फेज होता है जिसे इसमें क्या होता है, या फिर ये G1 फेज को एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट G1 फेज। इसमें क्या होता है, और ये कहाँ एंटर करता है? एंटर इनटू क्वेसेंट फेज। क्वेसेंट का मतलब क्या होता है? शांत। क्वेसेंट फेज, इसमें क्या होता है? नॉट डिवाइड नहीं करेगा, डू नॉट डिवाइड। ना ही ये सेल को हम लोग परमानेंट सेल कहेंगे, नॉट परमानेंट, और ना ही ये ग्रोथ करेगा, नॉट ग्रोथ। एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है प्रोलिफरेट, डू नॉट प्रोलिफरेट। ओके, क्या ये सेल डेड है? नो, इट्स लिविंग। ओके, अब अगर ये G1 फेज को एग्जिट करके क्वेसेंट फेज में चला गया, जिसे हम G0 फेज कहते हैं, तो अगर फिर से इसे डिवाइड होना है, अगर सेल इसे इजाजत देती है या इस सेल को अब डिवाइड फिर से होना चाहता है क्योंकि वो अब G0 फेज में है, नॉट डिवाइडिंग फेज में, तो ये फिर से G1 फेज में एंटर करता है, फिर से G1 फेज में एंटर करेगा। तो कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ अ सेल इज इन G0 फेज एंड इट वांट्स टू डिवाइड, तो ये किस फेज में एंटर करेंगे? ऑप्शन विल बी S, G2, G1, M, ऐसे ऑप्शन होंगे, जिसमें से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं G1 या S। तो आंसर शुड बी G1 फर्स्ट, इट विल एंटर G1 देन इट विल गो टू S फेज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब S फेज में क्या होता है, ठीक है, S फेज में क्या होता है? S फेज में बेसिकली डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। ओके, S फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज है तो मतलब अगर हमारा डीएनए ऐसा है, ओके, तो ये इस तरह से हो जाता है। ओके, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर डीएनए इज 2C हो तो हमारा डीएनए अमाउंट डबल होके 4C हो जाएगा। क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। ओके, अब क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि S फेज में हमारा सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाता है। सेंट्रियोल क्या होता है? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, इस तरह से सेंट्रियोल होगा, का ये ऐसा है तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब क्या मैं सोचूं कि डीएनए हमारा यहाँ डबल हो गया, ठीक है, क्या क्रोमोसोम भी डबल हो गया?
क्रोमोसोम यहाँ हमारा 2 है, यहाँ भी यहाँ पे हम इंडिविजुअल को कंसिडर करें, यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम नंबर 2C है, यहाँ पे भी हमारा क्रोमोसोम नंबर 2C ही रहेगा। ओके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपने समझ लिया। अब वी विल नेक्स्ट मूव टू द अनदर पार्ट, दैट इज अमाउंट एंड प्लॉइडी ऑफ डीएनए। कितनी अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं और इनकी प्लॉइडी कितनी होती है। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझेंगे। ओके, सो हमारा ये डीएनए, ह्यूमन में भी नो दैट कि हमारा 23 पेयर ऑफ डीएनए होता है, सॉरी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पी प्लांट्स में कितने होते हैं आपने पढ़ा होगा मेंडल चैप्टर, तो यू नो दैट ये होता है सेंट्रोसोम्स। सबसे पहले देखो, दिस इज एम G1 S G2। ठीक है, तो सबसे पहले एम G1 फेज में क्या होता है, G1 में क्या होता है कि हमारा पता है क्रोमैटिन जो है वो विजिबल है इस तरह से सेल के अंदर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें यहाँ देखूं तो इस तरह से है क्रोमोसोम्स, 6 क्रोमोसोम्स हमने बनाया है, दैट मींस पेयर में 2 सेट डिप्लॉयड। ओके, ये हमारा सेंट्रियोल हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्रोमोसोम विजिबल है, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताऊं तो ये हमारा हैप्लॉइड सेट है, दिस इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, and this is diploid, this is diploid। okay, और जैसा कि मैंने कहा कि डीएनए अमाउंट एंड प्लॉइडी ऑफ डीएनए, वी नो दैट अगर हमारा G1 फेज में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए तो S फेज में हमारा 4C हो जाएगा। बट अगर हमारा G1 फेज में 2C क्रोमोसोम है तो इट विल रिमेन एज 2C क्रोमोसोम इन S फेज ऑल्सो। G2 तक पहुंचते पहुंचते जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में होते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन अ पी प्लांट में हमारा 2s equals to 14 होता है। तो देन क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे G1 में? 14 होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हमने क्या पढ़ा कि S फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। तो इवन इन G2 फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम, दैट इज 14। ओके, अगर ये क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G1, ओके, तो क्रोमैटिड कितने हो जाएंगे? क्रोमैटिड यू नो दैट 1 2 3 4 5 6 G1 में तो ऐसे होता है ना, तो क्रोमैटिड तो 14 ही रहेंगे, राइट। क्रोमैटिड मींस सिस्टर क्रोमैटिड, एंड वी नो दैट G1 में सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होता है, राइट। तो अगर क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G2, तो क्रोमैटिड हमें पता है कि क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं इन दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। तो G2 में कितने हो जाएंगे? 28। ओके, इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि अगर हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन है कि इन अ अनियन गैमेट नंबर ऑफ गैमेट इज n इज इक्वल्स टू बेसिकली 8 है। क्वेश्चन ये है कि n इज इक्वल्स टू 8 है, तो क्वेश्चन है हमारा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 ऑफ डिप्लॉयड सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 ऑफ डिप्लॉयड सेल, क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? ये हमें पता है गैमेट हैप्लॉयड है 8 होंगे, तो 2n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 ऑफ डिप्लॉयड सेल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, अगर सेम क्वेश्चन मैं पूछूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 ऑफ डिप्लॉयड सेल 16, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं, बट अगर क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G1 ऑफ डिप्लॉयड सेल, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? क्रोमैटिड इज 16। बट इफ क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G2 ऑफ डिप्लॉयड सेल, इट इज 28। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। Okay, let's move to the next topic.